हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजर के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आज है हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 1। अब जैसे कि अब तक तो आप सभी लोग ये चीज जान ही चुके होंगे, अरे भाई हम तो सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, तो अब क्या ही बताऊं कि आज हम क्या करने वाले हैं। चलो फिर भी तुम्हारे लिए बता देती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24, जहां पर 20 होंगे एमसीक्यूज और 4 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के। तो पहली क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम इतना ही सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाओ, समरी नोटबुक को अपने साथ रख, स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, विच इज दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं बेचते जो वो बना सकते हैं, बल्कि वो बनाते हैं जो वो बेच सकते हैं। अरे मैम, कैसी कैसी बातें कर रही हो आप पहले क्वेश्चन के साथ ही। अरे बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसे ही तो कहते हैं। यहाँ इन्होंने घुमा फिरा के तुमसे क्या बोला है, तुम्हें मार्केटर बना रहे हैं भाई। और जब तुम्हें मार्केटर बना रहे हैं तो तुम्हें पूरी दुनिया ही तो घुमाएंगे, तभी तो तुम कस्टमर्स के व्यू पॉइंट को समझ पाओगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो बनाना आता है, हम मार्केट में वो नहीं बेचना चाहते कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली हम तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे मार्केट में बेचने में हमें आसानी हो। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये तो तुम्हें बहुत घुमा रहे हैं, मैं तुम्हें अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करते हैं एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। और जब मैंने ये लाइन बोली होगी एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, तो तुम्हारे आधे से ज्यादा कंफ्यूजन तो दूर हो चुका होगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं इसके आगे। सो विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट से कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें याद आ रहा है जहां पर कस्टमर की नीड और वांट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है? क्या वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है? याद करो, थोड़ा सा तो याद करो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमारा फोकस होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही बेचने में, खूब सारी एडवर्टाइजमेंट करने पे। बट वहीं पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी इंप्रूवमेंट पे, यानी कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम मास प्रोडक्शन करके अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी से पैसा कमाना चाहते हैं। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम पहले अपनी टारगेट मार्केट चूज करते हैं, वहां टारगेट मार्केट में जो कस्टमर है उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं, कॉम्पिटिटर से पहले बनाते हैं, और ये सारा काम हम प्रॉफिट पे करते हैं। तो याद आ गया, पता भी चल गया क्या है आंसर। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, किसके ऊपर है क्वेश्चन बच्चों? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे, कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है एंड ऑल्सो गिव इट अ कंपिटिटिव एडवांटेज, और मार्केट में उसे एक अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है बाय अट्रैक्टिंग द टारगेट कस्टमर, ताकि टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। तो क्या वो मार्केटिंग प्लानिंग है, ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, या प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है? चलिए फटाफट से दिमाग लगाइए और मुझे आंसर बताइए। चलो फटाफट से, कौन सा फंक्शन परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, एक अलग पहचान देता है, मतलब एक अलग ही आपको दिख रहा है हमें कि हाँ ये कुछ अलग है, और तो और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों मार्केटिंग प्लानिंग में तो सिर्फ हम ये प्लान करते हैं कि बेसिकली हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रांडिंग में हाँ, हम लोग यहाँ पर उसका एक यूनिक नेम जो है वो सोचते हैं। उसके बाद प्रमोशन में हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं कि वो कस्टमर उसको देखकर ही अट्रैक्ट हो जाए। तो याद आ गया है कौन सा है? याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक छोटा सा बच्चा या एक
जब तुम लोग बाइक वाइक कार वार खरीदने के लिए जाते हो तो तुम उसके फीचर्स देखते हो, माइलेज देखते हो अपने टू व्हीलर की, या जो भी आप खरीदने के लिए जा रहे होंगे, फोर व्हीलर खरीदने जा रहे हो, वो सब चीजें तो आप देखते हो, बट आपको प्रोडक्ट का डिजाइन भी तो देखना होता है ना, कि वो कार कैसी है, ये वो बाइक कैसी दिख रही है, तो ये सब चीजें भी तो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर मार्केटिंग मिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसमें से क्या नहीं आता, ब्रांड नेम, क्वालिटी, लिस्ट प्राइस या डिजाइन। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तब आप इसके बारे में क्या नहीं सोचते, मार्केटिंग मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपको ये बात बतानी है। सो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, लिस्ट प्राइस। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ गिवन अ नेम और अ साइन और अ सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट। पहली बात तो एक ऐसी प्रोसेस जो आपके प्रोडक्ट को नेम दे रही है, साइन दे रही है, कोई सिंबल दे रही है, उसे आप क्या कहते हो, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग या ग्रेडिंग। बताइए, अपने प्रोडक्ट को नाम, सिंबल या कोई साइन दे देना क्या कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या, ब्रांडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप प्रोडक्ट का लेबल डिजाइन कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग। लड्डू क्वेश्चन, लेबल यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेबलिंग। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स। यानी कि जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं और जब हम किसी के प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट में वो कौन सी कॉस्ट होती है, क्या वो कॉस्ट होती है प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट, या हम बात कर रहे होते हैं नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन की, या यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, और या फिर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान है बताना, क्योंकि कॉस्ट के बारे में बात एक ही जगह पर हो रही है। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की तो हमने पढ़ा भी था कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर उसको बनाने की कॉस्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट और उसको बेचने की कॉस्ट, सब चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a component of physical distribution? इसमें से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है वो बताना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउसिंग। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। यस, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। पैकेजिंग जो है वो हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो फिर कौन सा कंपोनेंट होता है, फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है फिर वो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि वो फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है और पैकेजिंग किसका कंपोनेंट है। अगर तुमने ये बता दिया तो मैं कमेंट में जरूर आके तुम्हारे लिए ताली बजाऊंगी। ठीक है, तो जरूर बताना मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A salesman approaches you to promote the sales of a water purifier. एक सेल्समैन आता है आपके पास, आपके घर, आपको वाटर प्योरीफाई बेचने के लिए, या अगर आप दुकान पर भी विजिट करते हैं तो बिल्कुल आपको देख के आपकी तरफ दौड़ा चला आता है कि चलिए आइए हम आपको वाटर प्योरीफायर्स दिखाते हैं। सो बताइए ना, विच कम्युनिकेशन टूल। देखो बच्चों, जो बात मैं आपको समझा रही थी पढ़ाते टाइम, उन्होंने कम्युनिकेशन टूल पूछा आपसे, कौन सा कम्युनिकेशन टूल है मार्केटर का जो उसने यूज किया सेल्समैन को आपके डोर स्टेप पर भेजकर, आपके घर तक भेजकर, बताओ आपके दरवाजे पर भेजकर कौन सा कम्युनिकेशन टूल उन्होंने यूज किया है। पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन। पता है ना तुम्हें, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ केस स्टडी टाइप है, टूल ऑफ प्रमोशन ही बताना है ना। छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। मैरबरी बिस्किट्स, ओह कैडबरी सुना था, ये मेडबरी क्या हो गया, मेडबरी भी नहीं है, मरबरी। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मरबरी बिस्किट्स launched its new range of oat cookies in 3 varieties, so they decided to distribute the free samples of their biscuits in school as a part of the promotional campaign. अब ऐसे अजीबोगरीब नाम के साथ इन्होंने अपने बिस्किट्स को लॉन्च किया, अब लोग नहीं खा रहे थे तो उन्होंने स्कूल्स में क्या किया, कैंपेन चलाया और फ्री बिस्किट्स बांटना शुरू करे ताकि लोगों को एक बार टेस्ट कर ले, फ्री में मिलेगा तो एक बार टेस्ट तो कर ही लेंगे, और टेस्ट करके अगर अच्छा लगेगा तो खरीदना शुरू कर देंगे, फिर इन्हीं की कैंटीन में हम इसे बेचना शुरू कर देंगे। तो बताओ कौन सा प्रमोशन उन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग करके,
सेल्स प्रमोशन किया है, पर्सनल सेलिंग किया है, एडवर्टाइजिंग की है या पब्लिक रिलेशन? कहीं ना कहीं लोगों को अपने झांसे में फंसाया है। और झांसा ही शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स ना, तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स किसका कीवर्ड था? एस फॉर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, एस फॉर शॉर्ट, एस फॉर सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए। ठीक है, चलो जी, ए हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलते नहीं है भाई तुम टाइम से, आगे बढ़ो। स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर द पार्ट ऑफ। ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, ये किसका पार्ट है? पर्सनल सेलिंग का, एडवर्टाइजिंग का, सेल्स प्रमोशन का या पब्लिक रिलेशन का? बोलो, कहाँ करते हैं हम ये सब चीजें? एडवर्टाइजमेंट में, पर्सनल सेलिंग में, सेल्स प्रमोशन में। देखो सेल्स प्रमोशन में तो हो ही नहीं सकता है ना, तो बच्चों यहाँ पर ये स्पोर्ट्स इवेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के साथ अपनी इमेज अच्छे बनाने की कोशिश हो रही है, और वो सिर्फ कहाँ होती है? पब्लिक रिलेशन में। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पहले देखेंगे दोनों बात सही है या नहीं, और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो रीजन लिखा है वो असर्शन को जस्टिफाई करता है या नहीं। ठीक है, सो 11th असर्शन क्या है? सो 11th क्वेश्चन में असर्शन क्या है? Societal concept of the marketing management focuses on the customer satisfaction within the tradition of the society. उन्होंने कहा कि जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे तो फोकस करता है, बट सोसाइटी को ध्यान में भी रखता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो हमने पढ़ी है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज मच बियॉन्ड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से आगे जाता है, मतलब उसके बियॉन्ड है। बिल्कुल, मार्केटिंग में जो बातें हैं वो सारी सोसाइटल में है, बट उसके आगे भी और उन्होंने सोशल वेलफेयर के बारे में बात की हुई है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। अब आपको ये बताना है कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को क्लियरली डिफाइन करता है, क्या ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि सोसाइटल जो है वो फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, तभी तो बड़ा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि क्यों वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात होती है मार्केटिंग में, बट यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोशल वेलफेयर की भी बात होती है। ठीक है, तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। If a firm's objective is to attain the product quality leadership, it will keep the price of its product at a higher level. अगर किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी लीडरशिप एस्टैब्लिश करना मार्केट में, मतलब अपनी क्वालिटी के बेसिस पर लीडरशिप बनाना चाहती हैं, तो ऐसे में वो कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखती है, हायर लेवल पे। वो क्वालिटी के नाम का पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो आप सही प्राइस, अच्छा प्राइस चार्ज कर सकते हो। रीजन, normally higher prices are charged to cover the high quality and high cost of research and development. नॉर्मली लोग हाई प्राइस चार्ज करते हैं अगर वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या इनोवेशन में। बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्च होता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए प्राइस हाई यहाँ पर रखी जाती है जब जब प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप मेंटेन की जाती है। तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि दोनों ही करेक्ट भी हैं, और रीजन क्लियरली असर्शन को यहाँ पर डिफाइन करता है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चल नेक्स्ट 13 क्वेश्चन बच्चों, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो जरा, आइडेंटिफाई करो इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर तुमको क्या दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है पिक्चर के अंदर? एक रेफ्रिजरेटर की पिक्चर है, और ये जो तुम्हें वो दिखा रहे हैं इतना सब कुछ जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, या लेबल है। बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें इस रेफ्रिजरेटर की पिक्चर के ऊपर? ये जो ये आगे की तरफ लगा होता है ना हमारे रेफ्रिजरेटर पे, वो क्या होता है? थोड़ा सा ब्लर है लेकिन स्टिल पता तो चल रहा है ना कि ये क्या है। तो बच्चों ये क्या है? लेबल है। ये जो भी हमारे इसके ऊपर लगा होता है ये क्या होता है बच्चों? लेबल, जिसके ऊपर ये लिखा होता है ना, देखो स्टार रेटिंग के हिसाब से इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जैसे कि 10 ईयर वारंटी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो इस लेबल के ऊपर लिखी होती हैं। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? डी। अगला भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक गाड़ी दिख रही है, एलिगेंट लिखा है, ऊपर कुछ बना हुआ भी है। तो बताओ द सिंबल, उन्होंने क्या पूछा आपसे? द सिंबल which appears on the elegant cars and which is not utterable is known as। एक मिनट बच्चों, उन्होंने क्या पूछा कि बताओ वो सिंबल
जो एलिगेंट कार के ऊपर आपको दिखता है और जिसको आप बोल नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड या ब्रांड मार्क? बताइए, आपके ब्रांड का कौन सा पार्ट आप बोल नहीं सकते? बिल्कुल सही, ब्रांड मार्क। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर भी ऐसा लिखा होता है कि आपको क्या दिख रहा है पिक्चर के अंदर, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चीज दिख रही है, तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाते हैं ब्रांड, क्योंकि इसमें आपको नाम भी दिख रहा है, ब्रांड नेम भी दिख रहा है, ब्रांड मार्क भी दिख रहा है, और ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क किसका पार्ट होते हैं? ब्रांड का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियरली आपसे सिंबल पूछा था और ये भी बता दिया था कि विच इज नॉट अटरेबल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ब्रांड मार्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पे। अब आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे 15 में, 15 ही है ना? हाँ चलिए 15 में। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले देखो इधर क्या क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, और इधर उन्हीं से रिलेटेड कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। जैसे कि पहली लाइन है कि इसका मेन फोकस है क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस पे और फीचर पे। मेन फोकस क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर, ऐसा इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट में होता है बच्चों? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ही होता है। तो भाई ए का आंसर तो हमारा फर्स्ट वाला ही हो गया है ना। उसके बाद इट्स मेन फोकस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को हमें सेटिस्फाई करना है, ये फोकस कौन से वाले कॉन्सेप्ट का है? ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ आ गया सी। उसके बाद इट्स मेन फोकस इज ऑन एग्रेसिवली परसुएडिंग द बायर टू परचेज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है ताकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेच सके। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ आ गया बी। सोसाइटल कॉन्सेप्ट के सामने लिखा है द मेन फोकस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड एंड सोसाइटीज वेलबींग, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही बात लिखी हुई है, तो ये हो गया आपका डी। तो हमें ऑप्शन चूज करना है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का सेकंड, डी का फोर्थ। यस, तो डी मिल गया हमें यहाँ पर बच्चों करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं एक और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। हाँ जी, तो यहाँ क्या दे रखा है? अब यहाँ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को उनकी एक्टिविटीज के साथ मैच करना है। कौन कौन से फंक्शन है? मार्केटिंग प्लानिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है और ब्रांडिंग है। ठीक, प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म विद दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर, उनके कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना, उसके लिए एक बेस बनाना, इनमें से कौन से फंक्शन का काम है? ब्रांडिंग का, तो यहाँ तो आ गया बेटा करेक्ट आंसर सी। स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम टू अचीव द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, एक एक्शन प्लान बनाना बेसिकली ताकि हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, तो ऐसा तो हम मार्केटिंग प्लानिंग में करते हैं। और मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव बनाना, ऐसा हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में करते हैं, तो यहाँ आ गया बी। तो बच्चों फर्स्ट का सी ढूंढो जरा, ए का सेकंड ढूंढो। बेसिकली ए का सेकंड दो जगह दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गए। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। यस, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी हमारा हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन। क्या लिखा है स्टेटमेंट 1 में? एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर to obtain the desired product or services from someone and offering the same by giving something in return. इतनी सारी बातें एक साथ बोल जाते हैं ना ये। चलो धीरे धीरे करके बताती हूँ। एक्सचेंज एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं एक साथ, ताकि वो क्या करे? डिजायर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑब्टेन कर सके, मतलब जिसको प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना है वो खरीद सके और जिसे बेचना है वो बेच सके, और एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं जो हर कोई इन रिटर्न उनसे लेना चाहता होगा। ठीक है, तो बात तो ये सही कह रहे हैं कि एक्सचेंज तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे यहाँ पर बच्चों ट्रू नजर आ रही है। ठीक, बट क्या सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है? The process of marketing facilitates exchange of product and services between the buyer and the seller. मार्केटिंग की प्रोसेस बायर और सेलर्स को आपस में एक्सचेंज करने में मदद करती है। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गई हैं,
तो कौन सा ऑप्शन हो गया बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ी जल्दी आ गया आज हम 18 पे। The focus of the marketing concept is on customer needs and customer satisfaction, and it becomes the means to achieving the firm's objective of maximizing profit. उन्होंने कहा कि मार्केटिंग कंसेप्ट का जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर की नीड पे होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे होता है, और यही उनके लिए बेस बन जाता है फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है ये। तो ये तो हो गया बेटा ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? द पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट द कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। ऑब्वियसली हम मार्केटिंग के प्रोसेस में क्या करना चाहते हैं कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी करें, उनके लिए एक वैल्यू जनरेट भी करें, पर ये सारे काम में कैसे करना है? प्रॉफिट पे। तो बेटा ये बात भी आपकी सही है। सो यहाँ पर भी हो गई है बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रोहन इज मैन्युफैक्चरिंग द लंच बॉक्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. To maximize the profits, he decided to improve their quality and added a hot case to the boxes. As a result of this improvement in this product, his sales increased gradually. So, which of the following marketing philosophy was involved? बेसिकली क्वेश्चन मार्केटिंग फिलोसफी का है, और उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है कि रोहित ना लंच बॉक्स मैन्युफैक्चर करता था स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। अब अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसने एक इम्प्रूवमेंट करी अपने प्रोडक्ट में, एक क्वालिटी इंप्रूव किया और एक फीचर ऐड किया कि उसमें एक हॉट केस लगा दिया ताकि बच्चों का जो खाना है वो गर्म रहे, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ने लगी। तो उसने कौन सी फिलॉसफी का इस्तेमाल किया, कौन सी सोच को यहाँ पर उसने इंप्लीमेंट किया? क्वालिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस या प्रोडक्ट? बहुत सारे बच्चे क्वालिटी लगा के जाएंगे, बट आपको ध्यान है ना कि आपके पास तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से है, आपके पास मार्केटिंग फिलॉसफी कौन कौन सी है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें आप प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे वर्क करते हो? तो वो तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो आखिरी एमसीक्यू करते हैं, फिर नंबर बताएंगे आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 20, a marketer of color TV having 20% of the current market share of the country aims at enhancing the market share to 50% in next 3 years. मतलब कोई कंपनी है कलर टीवी की, वो अभी फिलहाल जो है उसका जो मार्केट शेयर है वो 20% है, आने वाले 3 साल में वो उसे 50% करना चाहते हैं। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफाइड एन एक्शन प्रोग्राम। तो उसके लिए पूरा उन्होंने एक डिटेल प्रोग्राम बना लिया है। सो द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्कस। तो कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग या मार्केटिंग प्लानिंग? चलिए बताइए फटाफट से इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। कि आपने पहले ही एक एक्शन प्लान बना लिया है, तो एक्शन प्लान बना लेना, फ्यूचर के बारे में सोचना, तो बेटा ये तो हमने मार्केटिंग प्लानिंग में ही करा है। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बताओ कि 20 में से तुम्हारा स्कोर कितना है, कितने एमसीक्यूज तुम्हारे करेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों के एमसीक्यूज यहाँ वाले में सही आए होंगे, है ना? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 होंगे। तो बता देना फटाफट से कि तुम्हारा स्कोर क्या रहा है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। एक बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है और इसके फीचर्स। तो फटाफट से बता दो मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्लास के साथ साथ ही एडवर्टाइजिंग के डेफिनेशन भी याद कराई थी और उसके फीचर्स भी। तो क्या थे वो कीवर्ड्स कि एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज अ, बोलो जोर से मेरे साथ, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म, पहला फीचर जो हमें यहाँ से मिला था जो उसकी डेफिनेशन में ही है कि इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ, या एक और लाइन में अगर ऐड कर दूं, एक और वर्ड ऐड कर दूं, तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर इम्पर्सनैलिटी होती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता एडवर्टाइजिंग के अंदर। और कैसा है ये कम्युनिकेशन? पेड फॉर्म भी है और इम्पर्सनल भी है, और साथ साथ इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे छुपा है एक पर्सन जो कि कहलाता है हमारा स्पॉन्सर। तो यहाँ मिलता है हमें क्या बच्चों? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और बस यहीं से हमने इसकी डेफिनेशन भी बनाई और इसके फीचर भी।
तो यही 3 पॉइंट्स है जो इसके फीचर को भी डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन को भी। तो कमेंट बॉक्स में मैंने तुम्हें मान लो कि ये जंबल वर्ड्स दे दिए हैं, तो सेंटेंस जरूर बना देना मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं जरूर चेक करूंगी किस किसने एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना है क्योंकि केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी है। देखते हैं जरा किस चीज के बारे में हमारी ये केस स्टडी हमसे पूछ रही है। पहले पॉइंट से देखते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग दैट गाइड द गिनिका, तनिष एंड रोहित इन मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ देयर बिजनेस। कौन सी सोच के साथ वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, कौन सी थिंकिंग। अब बच्चे सोचेंगे कि मैम थिंकिंग ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है। तो बच्चों याद करो, हमने जब मार्केटिंग फिलॉसफीज पढ़ी तो मैंने बोला था ना कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, सोच, कि आप मार्केट में एंटर कर रहे हो किस सोच के साथ। तो बेसिकली वही आपकी मार्केटिंग फिलॉसफीज आपको बताती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें मार्केटिंग फिलॉसफीज या जिसको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर सोचना है, यानी कि वही हमारी 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज, तो वही हमारे इस क्वेश्चन नंबर 22 में छुपी हुई हैं। ठीक, तो अब बात समझ आ गई ना कि थिंकिंग का मतलब क्या है यहाँ पर उनका, मार्केटिंग फिलॉसफीज से। चलो अब देखते हैं। Ginika, Tanish and Rohit were friends from the college days and now they are doing different kinds of business. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange the notes on the customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques and social concern. तो तीनों बहुत कॉलेज के टाइम से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग तरीके का बिजनेस करते हैं और जब भी मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बिजनेस आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी रखनी चाहिए, सेलिंग टेक्निक कैसी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों के बारे में बात करते हैं। In one of such meetings, Ginika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of the consumers. यहाँ पर गिनिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ उन लोगों का ध्यान लगाया कि भाई देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना कंज्यूमर्स का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, यानी कि एक्सप्लोटेशन हो रहा है। She told that most of the sellers were exploiting the consumer in various ways. और उसने ये बताया कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं सेलर्स के थ्रू अलग अलग तरीके से, एंड वर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। जहाँ उसने ये बोला कि जो सेलर्स हैं वो बिल्कुल भी सोशल, इकोलॉजिकल और एथिकल चीजों पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। बताओ जरा कि यहाँ पर गिनिका किस चीज के, कौन सी सोच के बारे में बात कर रही है कि जब हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो हमें एथिकली सोचना है, इकोलॉजिकली सोचना है। ऐसा कहाँ बताया गया आपको, कौन सी सोच में। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोगों को आंसर पता चल चुका होगा इसका। तो बच्चों इसका आंसर है क्या, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया, एक फिलॉसफी तो पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। Tanish told that they were under the pressure to satisfy the consumer. उसने बोला कि हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए, बट स्टेटेड दैट कंज्यूमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ unless they were adequately convinced and motivated for the same. अब उसने यहाँ पर भी उसने घुमा फिरा के एक लाइन बोली कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, बट उसने ये बात भी कही कि कंज्यूमर ना किसी भी चीज को तब तक नहीं खरीदेगा या ज्यादा मात्रा में नहीं खरीदेगा जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे उस सामान को खरीदने के लिए। बेसिकली हम उसको कन्विंस नहीं करेंगे, मतलब बार बार उसके दिमाग में जब तक हम नहीं डालेंगे बार बार कि भाई ये सामान खरीदना है, ये सामान खरीदना है, ये सामान खरीदना है। तुम देख कुछ और रहे थे, हम फिर से तुम्हारे सामने वो एडवर्टाइजमेंट ले आए, तुम देख कुछ रहे थे, हम फिर से तुम्हारे सामने वो एडवर्टाइजमेंट ले आए, तो कहीं ना कहीं मन कर जाएगा ना खरीदने का, तो तुम्हें कन्विंस कर रहे हैं हम खरीदने के लिए। तो ऐसा हम कहाँ करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं बच्चों सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। चलो जी, तनिष जी तो इस बारे में बात कर रहे थे। अब देखते हैं रोहित जी किस बारे में बात कर रहे हैं। Now Rohit stressed that a company cannot achieve its objectives without understanding the needs of the customer. उसने कहा कि कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएगी अगर वो कस्टमर के नीड को नहीं पहचानती है तो। And it was the duty of the businessman to keep the customer satisfaction in mind because business is run by the resources made available to them by the society. और उसने कहा कि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं कर सकता इसके बिना काम, क्योंकि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए ना अपने काम को करने के लिए, वो रिसोर्सेज भी तो तुमको सोसाइटी से मिलते हैं, तो उनके चीजों को, उनके नीड्स और वांट्स को तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। लो जी, हमने तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब उन्होंने हमसे नीचे पूछा स्टेट वन मोर फीचर ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन ऑन द अबव पैरा, कि कोई और एक फीचर भी बता दो इन सभी थिंकिंग का जो इस पैराग्राफ में नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलो, तो वो एक और फीचर कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जब हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर के साथ। बट वहीं पे सेलिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर वो लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करके बेचना चाहते हैं, यानी कि उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है सेल्स वॉल्यूम से। ठीक है, अब जब बात होती है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बस ये एक वो फीचर है जो हमने इसके साथ ऐड ऑन कर दिया है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 22 आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। लेट्स सी पूछा क्या है हमसे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। पहली बात तो आपको एक प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन बताना है। अब जब प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन लिखा है ना, तो आपके दिमाग में तीन चीज आनी चाहिए, या तो वो पूछ रहे हैं ब्रांडिंग के बारे में, या वो पूछ रहे हैं पैकेजिंग के बारे में, या वो पूछ रहे हैं आपसे लेबलिंग के बारे में, यानी कि बीपीएल। तो बीपीएल में से अब कौन सा है वो हमें यहाँ पर चेक करना है। बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर प्रेफर्ड द प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्रैकर। अब हमें देखना होगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है जिसकी वजह से कंज्यूमर इनके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। और 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स लिखना है, तो इसके लिए मुझे ये पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं ये तो मेरे सारे बच्चे यूं चुटकियों में बता देंगे, है ना। बताओ बच्चों, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हमारे मार्केटिंग मिक्स। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा होता है हमारा प्राइस मिक्स, है ना। थोड़ा इसको साफ सुथरा सा लिख दे जरा। हाँ जी, दूसरा होता है हमारा प्राइस मिक्स, फिर पी से होता है बच्चों हमारा प्लेस मिक्स, और फिर लास्ट होता है हमारा प्रमोशन मिक्स। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको आगे। ABC Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new products on the eve of Diwali in the market, which attracted many buyers. ABC Cracker Limited जो है वो वही क्रैकर्स बनाती है, और उसने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए दिवाली के टाइम पे, जिसने बायर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। To meet the increasing demand, the company employed the people from the nearby village where there was a lot of unemployment. तो उन्होंने क्या किया, डिमांड को देखते हुए जो आसपास के गांव थे वहां से लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय करना शुरू किया, और क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी था। बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट विद द एम्प्लॉयज, मोर एंड मोर पीपल वांटेड टू जॉइन द कंपनी। अपने एम्प्लॉयज के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो उनके साथ जुड़ना चाहते थे। As the products were in a great demand in the market, a competitor imitated the product. अब मार्केट में देखा, जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जैसे तुम्हारा नाम होने लगता है ना बच्चों, वैसे तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं ना वो बढ़ने लगते हैं। लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे ही लोगों को तुम्हारी सक्सेस स्टोरी सुनाई देती है ना, तो सक्सेस स्टोरी के पीछे का जो तुम्हारा हार्ड वर्क है, जो स्ट्रगल है, उसे कोई नहीं देखना चाहता कि तुम आज जो यहाँ तक पहुंचे हो तो कैसे पहुंचे हो, तुमने क्या क्या संघर्ष किया होगा, क्या क्या तुम्हारे स्ट्रगल्स रहे होंगे ना, तुमने कितने तरीके से, कितने कांटों से तुम गुजरे होगे, इसकी फिक्र किसी को नहीं होती। बट उन्हें फिक्र क्या होती है, खूब नाम कमा रहे हैं, खूब दौलत और शोहरत हो रही है। बस देखो ना यही हुआ इस कंपनी के साथ। जैसे इनका नाम बनने लगा, कॉम्पिटिटर ने इनके प्रोडक्ट की कॉपी बनानी शुरू कर दी, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। The product of the competitor were not accepted by the consumer, but हमारे कंज्यूमर्स ने ईमानदारी दिखाई और उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बिकॉज as it was the status symbol to buy the product of ABC Cracker Limited. क्यों? क्योंकि ABC Cracker Limited के प्रोडक्ट्स को यूज करना सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज किया जाता था, कि अच्छा पटाखे फोड़ रहे हो, कौन सी कंपनी के, एबीसी लिमिटेड के। ओ माय गॉड, वाओ, मैं तो XYZ कंपनी के लेकर आई हूँ, तुम एबीसी के फोड़ रहे हो, वाओ यार, ये तो स्टेटस सिंबल हो गया है। समझ गए ना, समझ गए कि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स को हम स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स को हम स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हैं। तो ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो,
ये पॉइंट हमने पढ़ा था ब्रांडिंग के अंदर। तो बेटा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन में कौन से वाला है अब इसके अंदर, हमें पता चल गया है बीपीएल में से कौन सा है बच्चों, बी, यानी कि हमारा ब्रांडिंग। ठीक है जी, चलो तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप। ठीक है, चले अब आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्या बताना है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन two components of marketing mix that the management of refresh zone needs to work on। पहली बात तो आपको बताने हैं दो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो अब दिमाग में क्या लेकर आना है कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के? अरे वही 4 पीस जो अभी लिखे हैं, उन्हीं 4 में से कोई 2 होंगे इसमें। चलो देखते हैं। Refresh Zone was a popular coffee house chain of offering the premium coffee and snacks in a cozy environment। So Refresh Zone क्या करता है? एक पॉपुलर कॉफी हाउस चेन प्रोवाइड करता है जहां पर वो प्रीमियम कॉफी भी प्रोवाइड करते हैं, स्नैक्स भी देते हैं और एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया है। However, over the time, the company began to face the challenges in maintaining its market position। अब वही जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब अपनी पोजीशन बनाने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। कस्टमर हैड स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ वैरायटी, फेलिंग टू द cater to involving the customer preference। अब धीरे धीरे कंप्लेन्स आनी शुरू हुई, कस्टमर ने कहा कि अब वैरायटी नहीं रही यहाँ पर बिल्कुल भी। ऑल्सो द प्राइस ऑफ द कॉफी इन द रिफ्रेश जोन वो सिग्निफिकेंटली हायर देन द कॉम्पिटिटर्स। और उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है वो फार बेटर तुमसे प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और प्राइस भी उनकी बहुत ज्यादा कम है। सो many customers felt that the quality of the coffee was not justifying its premium pricing। और वो ये भी कह रहे हैं कि जितना तुम पैसा चार्ज कर रहे हो ना, जितना तुम पैसा चार्ज कर रहे हो उस हिसाब से तुम सामान नहीं दे रहे हो, उस हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा हम लोगों को, जितना पैसा हम भर रहे हैं उसके हिसाब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हमें। कहाँ पढ़ा था हमने ये कि जितना पैसा पे करो उतना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए? यूटिलिटी एंड डिमांड। किसका फैक्टर है ये यूटिलिटी एंड डिमांड? प्राइस का ना। तो मिल गया तुम्हें एक पी तुम्हें क्या मिला कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है प्राइस मिक्स के बारे में, है ना। और उसके बाद जब ऊपर बात हो रही थी कि कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से वैरायटी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात हो रही है, और क्वालिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और द सर्विस। तो यहाँ पर कौन सा दूसरा बेटा कंपोनेंट है? प्रोडक्ट मिक्स। तो ये 2 कंपोनेंट थे, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स। ठीक है जी, समझ आ गया। सो आई होप कि यहाँ तक के क्वेश्चन सभी बच्चों को एकदम क्लियर होंगे, सबके बढ़िया बढ़िया फुल मार्क्स आ रहे होंगे। तो मुझे बता देना कि 32 में से तुम्हारा आज की क्लास का स्कोर क्या रहा। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।